कहते हैं क्या पूरा न सिर्फ यहां दिल्ली बल्कि उधर भी जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी है, बिहार है और उधर वेस्ट बंगाल है, इन सब में और हरियाणा, इन सब से क्या खबरें आप तक आ रही हैं? राजीव जी, मैं तो सुबह ही चला गया था वोट देने के लिए। मेरे ख्याल से 8 बजे के आसपास जा करके मैंने अपना वोट दिया। तो मेरा वोट तो लोकतंत्र, संविधान और उसमें निहित सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता के पक्ष में, बेरोजगारी, तानाशाही, महंगाई के खिलाफ बदलाव के लिए था। जो 10 साल का जो कूड़ा कचरा था उसको साफ करने के लिए हमने अपने हाथ में झाड़ू थाम लिया था। इसलिए हमारा वोट तो हो गया। बहुत सारे लोग भी इसी तरह की बात कर रहे थे। जो यहाँ कांग्रेस का अभी काफी प्रभाव क्षेत्र रहा है हमारे इलाके में, लेकिन वो लोग भी कह रहे थे, उनको थोड़ा सा दिक्कत तो हो रही थी, लेकिन बाद में जब समझ में आ गया तो एक अजब ढंग की पॉलिटिकल केमिस्ट्री दिखाई दे रही है। जैसा नई दिल्ली में आप दिखा रहे थे, राहुल गांधी और उनके सोनिया जी और उनके परिवार के लोग वो कर रहे थे, इसी तरह की सोशल केमिस्ट्री जो है, पॉलिटिकल केमिस्ट्री जो है, यूपी के पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी दिख रही है, बिहार में भी दिख रही है खास तौर से। लेकिन इसमें कुछ परेशान करने वाली बातें भी सामने आ रही थी। जैसे पश्चिम बंगाल में बांकुड़ा में 5 ईवीएम की मशीनें ऐसी मिली जिसमें बीजेपी का टैग लगा हुआ था। हम तो उम्मीद कर रहे थे कि जब राजीव कुमार से लोग बात कर रहे थे तो बाद में हम जवाब देंगे कहने के बजाय उनको कहना चाहिए था, मैं अभी जवाब दे रहा हूं, हमारे पास जो शिकायतें आ रही हैं, जैसे महबूबा मुफ्ती की कुछ शिकायतें थी, पश्चिम बंगाल में टीएमसी के लोगों ने बताया, बकायदे उसका वीडियो दिखाया। तो उस समय तक तो राजीव कुमार को वहां से फोन करके अपनी मशीनरी से पता कर लेना चाहिए था कि भाई ये कैसे ईवीएम की मशीनों पे बीजेपी का टैग कैसे लग गया, ये बात तो बतानी चाहिए थी। इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी लगातार जगह जगह से आ रहा है कि साहब, आजमगढ़ से आ रहा है कि जो समाजवादी पार्टी के मतदाता हैं उनको रोका जा रहा है, मतदान करने से रोका जा रहा है। कहीं कहीं स्लो पोलिंग कराई जा रही है ताकि जो उनके प्रभाव क्षेत्र है, ताकि गर्मी के दिन में लोग लाइन में खड़े खड़े उब जाएं और वापस घर पे लौट जाएं। इस तरह की सारी प्रैक्टिसेज हो रही हैं, लेकिन इसके बावजूद लोगों में के उत्साह में किसी तरह की कमी नहीं है। लोग बदलाव के लिए कतारबद्ध हैं और लोग वोट दे रहे हैं। गर्मी का हो या कोई भी मौसम हो, मौसम की मार तो है, लेकिन इसके बावजूद दे रहे हैं लोग। दिल्ली में देखिए जिस तरह से अभी के हालत में मतदान का काफी ठीक ठाक जा रहा है, एवरेज जा रहा है। तो लेकिन सबसे बड़ी बात जो है निराशाजनक, जो राजीव कुमार का बयान में मैं एकदम बड़ा अंदर से हिला हुआ हूँ। उनको साफ आज ही बताना चाहिए था, जवाब देना चाहिए था कि भाई जो जो आप हमारे ऊपर सवाल उठा रहे थे, जैसे उठा रहे थे कि साहब मतदान का जो एवरेज था या मतदान की जो संख्या थी, डाटा था, उसको हमने उसी समय 19 अप्रैल को, 26 अप्रैल को या हर दिन क्यों नहीं जारी किया। बताना चाहिए था कि क्या क्यों विलंब हो गया। और 19 अप्रैल को जितना आपने बताया कि इतना मतदान हुआ था, फिर बाद में 10 दिन बाद जब विपक्ष का दबाव पड़ा, आप लोगों ने उसको डाला, तो उसमें 5% का डिफरेंस क्यों आ गया। ये उनको समझाना चाहिए कि लोगों के मन मस्तिष्क में ये बातें घूम रही हैं कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग गड़बड़ झाला कर रहा है। और पहले चरण से ही जो है, अगर 5% 4% का डिफरेंस हो जाएगा, इसका मतलब कि जो ईवीएम की मशीनें होंगी कुछ एक्स्ट्रा ढंग से आई होंगी, जिसमें मतदान पहले से हो चुका होगा, उसको भी लोग उसमें शामिल कराने की कोशिश कर सकते हैं। अभी सच है कि गलत है ये नहीं मालूम है, लेकिन इसके बारे में चुनाव आयोग को साफ करना चाहिए, बताना चाहिए कि नहीं साहब, ये हेरफेर वाली बात नहीं है। जो गड़बड़ी हुई है, जो 10 दिन का 12 दिन का जो विलंब हुआ है, उसके वाकई कारण क्या है और क्यों 5% का डिफरेंस आ रहा है, वो डिफरेंस है कि नहीं है, ये तो ये चीज बताना चाहिए, लेकिन वो नहीं बता रहे हैं। इसी तरह से जो है अब वो, लेकिन हम जो कह रहे हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम में, जैसे मान लीजिए देखिए हमने वोट दिया, हमारे यहाँ तो कोई उस तरह की गड़बड़ी नहीं दिखाई दी। हमने दबाया जिस चुनाव चिन्ह पर बटन दबाया, उस पर पी का आवाज भी आया और वीवीपैट की पर्ची से भी देखा मैंने कि मेरा वोट उसी को गया, वीवीपैट पर भी उसी को दर्ज हुआ जिसको हमने वोट किया था। लेकिन हर जगह की बात यह नहीं है। अब पॉलिटिकल सिस्टम जो हमारा है, जो पॉलिटिकल पार्टीज है, उनको अपने इलेक्शन सेल को बहुत मजबूत करना पड़ेगा। ये हम बार बार लगातार कहते हुए आ रहे हैं कि आपका जो पोलिंग एजेंट है, वो जब मतदान संपन्न होता है शाम को, तो प्रिसाइडिंग अफसर जो होता है, वहां का पोलिंग अफसर जो होता है, वो
फॉर्म 17C पर दस्तखत कराता है और बाकायदे उसमें फिगर भरता है कि इतना वोट पोल हुआ, ये ईवीएम की ये नंबर की मशीन में मतदान हुआ और कितना वोट हुआ, एक ईवीएम मशीन में कितना वोट दर्ज हुआ, ये सारी डिटेल्स जो है उनको भर के देनी होती है और उस पर पोलिंग एजेंटों के हस्ताक्षर होते हैं, चाहे जिस पार्टी का भी रहे पोलिंग एजेंट, चाहे कांग्रेस का होगा तो, आम आदमी का होगा तो, भाजपा का होगा तो, उन सबको उस पर दस्तखत कराना होता है और वो स्ट्रांग रूम में जमा होता है। तो कायदे से तो इन लोगों को उसकी फोटो कॉपी लेकर के या फोटो लेकर के आप अपने जो चुनाव का उम्मीदवार है उस उम्मीदवार तक, इलेक्शन एजेंट तक ये सबको पहुंचा देना चाहिए कि भाई हमारे पोलिंग अफसर ये पोलिंग बूथ पर इतना वोट पोल हुआ, इतना हुआ है और ये ईवीएम का मशीन का इस्तेमाल हुआ है। जब काउंटिंग हो तो उस समय इंश्योर करना चाहिए कि वही उतना ही संख्या में काउंटिंग हो रही है जितना हमारे पोलिंग बूथ पर दिखाया गया था और वही ईवीएम मशीन खुल रही है जिस ईवीएम मशीन पर हमारे इलाके में हमारे बूथ पर मतदान हुआ था। ये इंश्योर करना बहुत जरूरी है और इसके लिए पॉलिटिकल सिस्टम को थोड़ा सा और सक्रिय जागरूक होना पड़ेगा, थोड़ा सा और उनको उनकी थोड़ा शिक्षित भी करना पड़ेगा लोगों को। मेरे ख्याल से इस बार थोड़ा अपोजिशन जो है वो काफी सक्रिय और मुस्तैद तो दिख रहा है और ये काम भी हो रहा होगा मुझे लगता है, और ये काम अगर हो जाएगा तो फिर इनका कोई मतलब बहुत ज्यादा नहीं रह जाएगा। लेकिन अब लोगों में ये बात पहुंच रही है, लोग कह रहे हैं कि भाई लगता है कि कुछ ना कुछ तो मैनेज कर लिया है, जैसे 5% का डिफरेंस बता रहे हैं, इसका मतलब भी लोग सही कह रहे हैं कि 400 सीटों का पार का आंकड़ा हो जाएगा हमारा। जब इस तरह का खेल होगा तो फिर हम लोगों को समझाना पड़ रहा है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, इनकी ये कारस्तानी चलेगी नहीं। जनता जब उमड़ जाती है, जनता जब खिलाफ हो जाती है तो ईवीएम मशीनें कोई काम नहीं करती है, बैलेट पेपर या बैलेट बॉक्स भी कुछ कारगर नहीं हो पाता है। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो लोग सड़क पे उमड़ आएंगे और फिर अराजकता का माहौल बन जाएगा। इसलिए ये करना चुनाव आयोग के लिए बहुत मतलब आग से खेलने जैसी बात होगी अगर उन्होंने किया तो। इसलिए अभी तो यही लग रहा है, अभी मतदान का परसेंटेज मेरे ख्याल से बढ़ते जाएगा थोड़ा सा। अभी इस समय तो गर्मी धूप बहुत है तो लोग थोड़ा कम निकल रहे होंगे और दिल्ली के शहरी इलाकों में भी है, लोग या तो सुबह निकल के आ गए या फिर थोड़ा सा जब शाम ढलेगी तो लोग जाएंगे, लेकिन मतदान ठीक ठाक होगा और बदलाव के लिए होगा। जी राजीव जी, बिल्कुल बदलाव के लिए मतदान कर रहे हैं लोग, ये कहना है जयशंकर के साथ अपनी दावेदारी पेश कर रहा है, ये माना जाए जयशंकर जी। हाँ यकीनन राजीव जी, तो लगातार मोदी जी कह रहे हैं कि भाई वो आएंगे तो आपके घर की बिजली का कनेक्शन गायब कर देंगे, वो आएंगे तो आपके घर का कमेटी खोल ले जाएंगे, वो आएंगे तो आपके घर में 2 भैंस है तो एक भैंस उठा कर लेकर जाएंगे आप, वो आएंगे तो आपके घरों में एक्सरे करेंगे और मंगलसूत्र भी उठा करके उनको दे देंगे जिनके जो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। ये लगातार जो बातें कर रहे हैं तो उसकी केमिस्ट्री तो यही है कि मतलब कि वो आ रहे हैं, ये मान लिया है प्रधानमंत्री ने कि वो आ रहे हैं और आएंगे तो ये काम करेंगे जिसका उनको डर लग रहा है। अरे उनको डर तो इस बात का लगना चाहिए कि आएंगे तो अडानी और उनके संबंधों का खुलासा करेंगे। वो आएंगे तो टेम्पो में भर भर करके कितना पैसा गया है, इलेक्टोरल बॉन्ड से कितना पैसा गया है और देश को कैसे लूटा गया है, ये सब सच लाएंगे, ये सामने सच लाएंगे, ये सब होगा। लेकिन अब देखिए हर बात पे कमेंट करना मतलब भाई उनकी डिग्निटी नहीं होगी, मेरी अपनी डिग्निटी है, इसलिए मैं हर बात पे उनके कमेंट करना जरूरी नहीं समझता हूं। दूसरी बात यह है कि देखिए अभी मेरा भी धर्म कर्म में बहुत ज्यादा यकीन नहीं है, कर्मकांडी तो कतई नहीं हूं मैं, लेकिन राकेश जो कह रहे थे अभी वो उड़ीसा के बारे में, पुरी के बारे में और संबित पात्रा के बारे में कह रहे थे कि साहब उनको वोट देने में बड़ी दिक्कत हो रही है, उनके ऊपर असल में भगवान जगन्नाथ का कोप बैठ गया है। अब उन्होंने भगवान जगन्नाथ को भी मोदी का भक्त बता दिया, हालांकि 3 दिन उपवास किया उन्होंने, जो जैसा उन्होंने घोषित किया, लेकिन हमको लग रहा है कि जो लॉर्ड जगन्नाथ हैं और वहां जो ओडिया समाज जो लॉर्ड जगन्नाथ को किसी भी देव देवाधिपति के साथ से ज्यादा पूजनीय मानता है, उसमें उसकी आस्था है, तो इसका जो कोप है उसको उनको भुगतना पड़ेगा। अभी तो जब जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन उनको पता चलेगा। अभी तो जगन्नाथ उनको लाइन में कह रहे हैं कि तुम और इंतजार करो, अभी तुम्हारा उपवास पूरा नहीं हुआ है, एक बार तो हार चुके हो, एक बार और थोड़ा देखो, अभी और थोड़ा इंतजार करो। तो इस तरह की चीजें हो सकती हैं, हो रही हैं। देखिए पूरी की पूरी, जैसा मैं पहले भी कह रहा था कि पॉलिटिकल केमिस्ट्री पूरी की बदलते दिखाई दे रही है। बाकी तो जो है बंद करो, आवाज आ रही है।
जी जयशंकर जी आपके पास जी। नहीं नहीं, मैं कह रहा था ये कि जो पॉलिटिकल केमिस्ट्री, जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश है, दिल्ली में तो देख ही रहे हैं, हरियाणा जैसे आपने कहा 17 सीटें हैं, जो भी तटस्थ समीक्षक या विश्लेषक हैं, ये दावे के साथ नहीं कह पा रहे हैं, दावे के साथ नहीं बता पा रहे हैं कि हरियाणा में या दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी कौन सी सीट जीत रही है। दावे के साथ कोई नहीं कह पा रहा, मैं भी नहीं कह पा रहा हूं और लोग भी नहीं कह पा रहे हैं। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि 17 में 17 जीत रहे हैं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हम भी 17 में 17 जीत रहे हैं। अब कौन 17 में 17 जीतेगा या कौन 17 में 15 जीतेगा, ये तो 4 जून को पता लगेगा। लेकिन हालात एकदम बदले हुए हैं इस समय देश में। पुलवामा बालाकोट का कोई मतलब नहीं है। 2019 बार बार जब भी कोई तुलना करे तो उसको समझना चाहिए कि भाई 2019 में पुलवामा बालाकोट अभिनंदन का जो इस्तेमाल हुआ था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सीटों में उछाल आया था। अन्यथा तो वो उस समय भी 230-40 के आसपास ही सिमटने वाले थे। ये मेरा उस समय भी कहना था, आज भी कहना यही है। और आज तो 200 के नीचे चले जाए तो कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं होगी। आप देखिए, जैसा मैं बता रहा हूं, पूर्वी उत्तर प्रदेश का सेंट्रल यूपी कह सकते हैं, सेंट्रल तो नहीं है, अवध और पूर्वी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है ये। उसमें सीटें हैं, आप तो देखिए, सुल्तानपुर है, प्रतापगढ़ है, फूलपुर है, इलाहाबाद है, अंबेडकर नगर है, श्रावस्ती है, डुमरियागंज है, बस्ती लालगंज, संत कबीर नगर, आजमगढ़ है, जौनपुर है, मछली शहर और भदोही है। अब इन सीटों में एक तो राजा भैया का जो ये हुआ है, काया पलट हुआ है, वो जो समाजवादी पार्टी के पक्ष में खुलकर के आए हैं, उनके समर्थकों ने जिस तरह अखिलेश यादव की सभाओं में भीड़ जुटाने से लेकर के नारेबाजी तक किया, सब कुछ किया, उसका असर कम से कम 3-4 क्षेत्रों में पड़ते हुए दिखाई दे रहा है। वो है प्रतापगढ़, कौशाम्बी और जौनपुर। दूसरी तरफ सुल्तानपुर में जो बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार थे सोनू सिंह, वो जो पिछले चुनाव में मेनका गांधी से महज 13,000 वोट से हारे थे, वो सोनू सिंह समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। कल उनका देख रहा था मैं, वो अपील कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई किसी हालत में भी इस बार समाजवादी पार्टी का ही उम्मीदवार जीतेगा। तो मेनका गांधी की सीट भी इस बार खतरे में पड़ी हुई है। उनको वरुण गांधी को बुलाना पड़ा चुनाव प्रचार के लिए, अपने बेटे को, वो भी आधे मन से, क्योंकि भाजपा के लिए वोट नहीं मांगना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई तो मैं तो अपनी मां के लिए वोट मांगने आया हूं। तो यह हालत हो गई है। जो परिस्थितियां तैयार हो रही हैं उसमें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो 14 सीटें हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश की, उसमें 2-1 सीट अगर कोई बीजेपी के खाते में चली जाए तो चली जाए, अन्यथा अधिकतर सीटें जो है वो इंडिया अलायंस के पास ही जाएगा, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के पास जाएगा। उसी तरह से जो बिहार की सीटें हैं, बिहार में भी जो 8 सीटों पर चुनाव हो रहा है, उन सीटों का हाल भी यही हालत है कि मतलब एनडीए बुरी तरह से लड़खड़ाते हुए दिखाई दे रहा है और इंडिया अलायंस काफी मजबूत दिखाई दे रहा है, लगातार पहले से ही और इस बार भी। तो बंगाल का हाल भी वही है। तो इस बार ऐसा लग ही नहीं रहा है। जो पिछली बार के जो 58 सीटों में से 40 सीटें और इनके पास और 5 सीटें और एनडीए अलायंस के पास थी, मतलब 45 सीटें इनके पास थी। इस बार तो अगर आधी भी रह जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन हमको नहीं लग रहा कि आधी सीटें भी रह जाएंगी। 1/4 पर अगर सिमट जाए तो कोई बहुत आश्चर्य वाली बात नहीं होगी, क्योंकि लोगों ने मन बना लिया है। लोगों ने इस बार मन बना लिया है कि हमको, जैसे अभी राकेश जी बता रहे थे, किसी को ही अम्मा का जो बता रहे थे कि वो कह रही है कि नौकरी कब खोलोगे, नौकरी के दरवाजे, ये बात हर आदमी कह रहा है, हर औरत कह रही है, हर नौजवान कह रहा है जो भाजपा का भक्त रहा है। दिल्ली में तो हमने कई लोगों का देखा, एक वीडियो मैंने अपने ट्विटर पे जारी भी किया था, वो कह रहा कि भाई हमने लगातार, मैं तो बीजेपी का बहुत कट्टर समर्थक रहा हूं, लेकिन दिल्ली में जो काम केजरीवाल ने किया है, मुफ्त जो बिजली, पानी और महिलाओं को बस में मुफ्त यात्रा की सुविधा दिया, या फिर स्कूलों का स्टैंडर्ड इतना अच्छा बढ़ा दिया कि साहब अब हमको जरूरत नहीं पड़ती है प्राइवेट स्कूलों में महंगी फीसें दे करके जाके अपने बच्चों का हम दाखिला कराएं और हम सरकारी स्कूलों में पढ़ा लेते हैं। और अभी पिछले दिनों जो रिजल्ट आया है सीबीएसई का, उसका जो रिजल्ट आया है, उसमें जो सरकारी स्कूल है उनका सबसे अच्छा रिजल्ट रहा है। तो इन सब बातों में तो केजरीवाल ने कहीं ना कहीं तो प्रूव किया है। और सुनीता केजरीवाल से वो डर रहे हैं, सुनीता केजरीवाल की बात कर रहे हैं, भाई भारतीय जनता पार्टी में क्यों नहीं बता रहे हैं कि अंदर खाने क्या क्या चल रहा है। नितिन गडकरी जी तैयारी करके बैठे हुए हैं, राजनाथ जी तैयारी करके बैठे हुए हैं, योगी आदित्यनाथ जी तैयारी करके बैठे हुए हैं, और आरएसएस अलग से बैठा हुआ है कि इस आदमी को अब सबक सिखाने का समय आ गया है। तो ये सब तो चलता रहा, राजनीति में सब चलता रहता है। तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। जो संसद, जो लोकसभा का चुनाव हो जाएगा, जो बहुमत प्राप्त दल होगा, उसके सांसद मिलकर के तय करेंगे, चाहे वो इंडिया अलायंस का होगा। हाँ, मोदी जी का है कि जब तक जीवित रहेंगे तब तक वही होंगे,
क्योंकि यही काम जर्मनी में हिटलर भी करता था। वो भी इसी जो आज उनकी जो टर्मिनोलॉजी है, जो भाषा उनकी निकल के आ रही है, वो भाषा भी वही है। और जैसा वो करे, अविनाशी हूं और अवतार हूं और अवतारी पुरुष हूं और बायोलॉजिकल पैदा नहीं हुआ मैं तो परमात्मा का जी भेजा हुआ जयशंकर जी, हूं। एक शब्द और, नया शब्द आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने